हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज का वकैब क्लास नंबर 163 और वकैब मंत्रा जो हमारी बुक है वो उसका डे 24 पर हम पहुंच चुके हैं उसके। और अभी तक डे 23 तक जितनी भी वकैब हुई, मैं बार बार कहता हूं कि ये 163वां सेशन है। इससे पहले के जो 162 सेशन है उसको अगर जिम्मेदारी की तरह आप निभा रहे हो, बच्चे कहते हैं सर ठीक है ग्रामर हो जाती है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव सब समझ में आ जाता है, चीज़ें भी होने लग जाती हैं, पर शब्दों की कमी की वजह से न्यूज़पेपर का ना समझ में आना, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ना हो पाना, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट वगैरह में दिक्कत होना, ये सब की सब बेटा शब्द एक बहुत बड़ा एरिया है जिस पर आपको लगातार अभ्यास करना होता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपने समझ ली और वो परमानेंट हो जाए, इसको लगातार रिवाइज भी करना होता है। इसीलिए इन सेशंस को मैं यूट्यूब पे ले रहा हूँ ताकि आपको जब जब ज़रूरत हो, जब भी आपका मौका लगे, तब आप इन सेशंस को रिवाइज़ कर सकें। स्पीड को बढ़ा के रिवाइज़ करें, कैसे भी रिवाइज़ करें, पर रिवाइज़ अपनी रिपीटिशन लगातार रखें। जब तक सफल नहीं होंगे तब तक एंटरटेनमेंट से थोड़ा सा दूर होकर एनरिचमेंट के लिए काम करें। अपने आप को पोषण देते रहें लगातार, वो पोषण जो कि आपकी जैसे मसल्स डेवलप तब होती हैं जब आपको सही न्यूट्रिशन मिले, ऐसे ही आपका ज्ञान और उसको सटीक अर्थ तब मिलता है जब उसको लगातार रिपीटिशन मिलती रहे। तो आइए अपने कुछ नए वर्ड सीखते हैं और कुछ पुरानों को रिपीट करते हैं। और इस सेशन के अंत में जो टेस्ट होता है उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और वो जो टेस्ट है वो इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेशन। टेस्ट ज़रूर लिया करें, बगैर टेस्ट के चीज़ें उस लेवल तक इंप्रूव नहीं हो पाएगी जिस लेवल तक आपको चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट टेकिंग मोर टाइम, शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। और पहला वर्ड जो हमारे सामने आ रहा है वो है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब शत्रुता होता है बेटा। एनिमोसिटी का मतलब है हॉस्टिलिटी, यानी कि जो शत्रुता है। जैसे राइट, अगर स्पेलिंग में दिक्कत हो तो तोड़ लिया करो, जैसे एनिमोसिटी, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब शत्रुता, दुश्मनी, राइट, आपस में जो खिंच जाती है, तनातनी हो जाती है, व्यक्ति की एक दूसरे के बीच में जो नफरत है, राइट। तो बड़ा अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है एनिमोसिटी। हॉस्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हेट्रेड कॉमन शब्द है, नफरत। एनिमिटी बहुत अच्छा शब्द है। डिसलाइक कॉमन शब्द है। एंटागोनिज्म, जब आप किसी का विरोध में उतरते हो तो उसको हम एंटागोनिज्म कहते हैं, बहुत अच्छा शब्द है एंटागोनिज्म, राइट। तो एनिमोसिटी है, हेट्रेड है, एंटागोनिज्म है। गुडविल यानी कि अच्छा सोचना किसी के बारे में। काइंडनेस का मतलब दया होता है, ये गुडविल अच्छा शब्द है, काइंडनेस आप जानते होंगे, राइट। सेंटेंस से और भी बेहतर समझ में आएगा। ये फिल इन द ब्लैंक करने में मदद मिलती है। कैसे? जैसे ये शब्द अगर आपको ना आता हो तो यहाँ पे वर्ड सप्लाई करने में आपको दिक्कत होगी। और एग्जामिनर यही करता है, जो भी वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण शब्द उसे लगता है वहां पर उस शब्द को गायब करके चार ऑप्शंस के साथ मिक्स करेगा। हमेशा फिल इन द ब्लैंक ऐसे ही होता है, जो उस वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण वर्ड उसे लगता है उस वर्ड को गायब करके फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन बनाता है। यहां पर अगर हम सेंटेंस को देखें तो वाक्य हमारे सामने है, देयर हैज बीन एनिमोसिटी, यानी कि लगातार एक शत्रुता रही है। देयर हैज बीन एनिमोसिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस पार्टीशन। पार्टीशन के समय से ही, जब से भारत और पाकिस्तान अलग हुए तब से लेकर अब तक, सिंस का मतलब होता है तब से लेकर अभी तक, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शत्रुता का भाव है। देयर हैज बीन एनिमोसिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस पार्टीशन। पार्टीशन के समय से ही, जब अलग हुई दो कंट्री, तब से लेकर अभी तक दोनों देशों में, दोनों देशों में आपस में शत्रुता है। देयर हैज बीन एनिमोसिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस पार्टीशन। तो एनिमोसिटी का मतलब शत्रुता, राइट। अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में शत्रुता लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब शत्रुता के लिए जो भी वर्ड्स आपको याद आते हों वो वर्ड्स आप लिख सकते हो वहां पर, राइट। सो देयर हैज बीन एनिमोसिटी। हॉस्टिलिटी कॉमन शब्द जो इस्तेमाल होता है। एनिमिटी, एनिमोसिटी, एंटागोनिज्म और गुडविल और काइंडनेस का मतलब अच्छा भाव। तो वाक्य का अगर मतलब समझ लोगे तो शब्द अपने आप मीनिंग देने लगेगा बेटा, पर वाक्य के मतलब को समझना बहुत जरूरी। हम इससे आगे चलते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने आ रहा है अपेस। और अपेस का मतलब होता है तेजी से चलना, क्विकली। कोई चीज अगर, जैसे तेजी से चलना, तेजी से बोलना, या कदम से कदम मिलाना भी अपेस होता है। कदम से कदम मिलाना भी अपेस होता है, यानी कि जितनी गति से आप चल रहे हो उतनी गति से अगर मैं चलने लगूं तो उसको अपेस कहते हैं। वाक्य को अगर ले, अ चाइल्ड फाइंड अ चाइल्ड, अब यहां पे बेहतर होगा कि हम बेटा लिख लीजिएगा, फाइंड की जगह हम लिखे फाइंड्स, क्योंकि अ चाइल्ड है तो फाइंड्स होना चाहिए। अ चाइल्ड फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू वॉक अपेस।
राइट। यानी कि बच्चे को बहुत दिक्कत होती है तेज़ चलने में। जैसे कि आप नई नई तैयारी करते हो तो आपको भी दिक्कत होती है अपेस सवाल को सॉल्व करने में, तेज़ी से, क्विकली। आप आराम आराम से तो कर सकते हैं, समय लेकर कर सकते हैं, पर अगर कोई कहे कि बहुत जल्दी करना है, समय कम है, तो फिर हो सकता है कि हड़बड़ी आ जाए, अंदर थोड़ा लड़खड़ाहट हो। क्योंकि एक छोटे बच्चे को अगर कहा जाए कि तेज़ तेज़ चलना है, तो तेज़ तेज़ चलने की कमांड पर ही वो विचलित हो जाएगा। जैसे कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, समय कम दिया जाता है, क्वेश्चंस की संख्या ठीक होती है, अच्छी होती है, तो उनको सॉल्व करना होता है स्पीड से। तो यही होता है, जैसे कि एक बच्चे को बहुत तेज़ चलने से दिक्कत होती है। यानी कि वॉक अपेस का मतलब क्या है, वॉक क्विकली, वॉक रैपिडली। रैपिडली का भी मतलब तेज़, क्विकली का मतलब तेज़, स्विफ्टली, ब्रिस्कली, बहुत अच्छा शब्द है ब्रिस्कली, रैपिडली बहुत अच्छा शब्द है, स्विफ्टली बहुत अच्छा शब्द है। स्विफ्ट जैसे एक गाड़ी आती है, स्विफ्ट का मतलब तेज़ ही होता है, फुर्तीला ही होता है, एक्टिव ही होता है। फास्ट कॉमन शब्द है, स्विफ्टली दोबारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। स्लोली और बिट बाय बिट, यानी कि धीरे धीरे, स्लोली, बिट बाय बिट। एक बार फिर से वाक्य लेते हैं, अ चाइल्ड फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू वॉक अपेस। आप भी बोला करें और पढ़ने की कोशिश किया करें मन मन में, बोल सकते हैं तो बोल के, अ चाइल्ड फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू वॉक अपेस। बच्चे को हमेशा दिक्कत आती है कि वो तेज़ नहीं चल पाता, तेज़ चलने में दिक्कत आती है। अगला वर्ड है बैथॉज। बैथॉज का मतलब सबसे निम्नतम बिंदु, सबसे निचला जो हिस्सा है, यानी कि जो खाई का जो निम्नतम हिस्सा है, निचला स्तर या निचला पॉइंट, कोई भी सबसे निचला पॉइंट जो बनता है, दैट इज कॉल्ड बैथॉस। निचले पॉइंट को क्या कहा जाएगा, बैथॉस। जैसे इसको पढ़ा जाएगा नाडिर, ना पढ़ के इसको पढ़ा जाता है नेड, ये इसका उच्चारण है बेटा। इसको क्या पढ़ेंगे, नेड। एंटी क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है, चढ़ाई। जैसे ये क्लाइमेक्स है, ये ऊपर जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा, क्लाइमेक्स। पर एंटी क्लाइमेक्स का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वो नीचे की तरफ होगा, इसीलिए उसको क्या कहा जा रहा है, एंटी क्लाइमेक्स कहा जा रहा है। कम डाउन, नीचे आना, जब कोई चीज़ नीचे आती है दैट इज कॉल्ड कम डाउन। तो कम डाउन कॉमन शब्द है। लेट डाउन का भी मतलब है नीचे की तरफ इशारा करना या नीचे की तरफ भेज देना, दैट इज कॉल्ड लेट डाउन। पिट्स का मतलब खड्डे। पिट्स का मतलब क्या है, कोई चीज़ जो गड्ढे होते हैं, जो खड्डे होते हैं, जो गहरे हॉल्स बने होते हैं, तो गहरे खड्डे को पिट्स कहा जाता है। जो गहरे पोर्ट होल्स बन जाते हैं, पिट्स को हम पोर्ट होल्स भी कह सकते हैं, राइट। जो गहरे खड्डे बन जाते हैं। क्लाइमेक्स और पीक इसका उल्टा हो गया। क्लाइमेक्स और पीक का मतलब है, क्लाइमेक्स का मतलब हो गया शिखर, पीक का भी मतलब शिखर। बैथॉस निचला पॉइंट, निम्नतम बिंदु, राइट। कहते भाई और कितना गिरोगे यार, यू आर एट द बैथॉस ऑफ योर पर्सनैलिटी। कहते और कितना गिरोगे, राइट। तो वाक्य क्या बनता है, यू आर एट द बैथॉस ऑफ योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी इससे नीचा नहीं गिर सकती, आपका व्यक्तित्व इससे नीचे नहीं जा सकता। और कितना नीचे जाओगे, दैट इज कॉल्ड बैथॉस, नेडर, एंटी क्लाइमेक्स, कम डाउन, लेट डाउन। इन सब का मतलब क्या है, नीचे की तरफ, निम्नतम बिंदु होना। एवरी क्लाइमेक्स इज फॉलोड बाय अ बैथॉस। ये बड़ा गजब का वाक्य है। हर एक शिखर के साथ खाई जुड़ी होती है। हर एक उत्कर्ष के साथ नीचे की तरफ का रास्ता भी खुलता है। यानी कि अगर आप ऊपर जा रहे हो तो वही रास्ता नीचे भी आ सकता है। यानी कि जितना ऊंचा शिखर है उतनी गहरी खाई भी होती है। कोई ऐसी ऊंचाई नहीं जिसके आसपास गहराई ना हो। तो एवरी क्लाइमेक्स इज फॉलोड बाय बैथॉस। हर एक शिखर के साथ साथ एक खाई भी होती है, राइट। यानी कि अगर कोई व्यक्ति क्लाइमेक्स को देखकर घमंडी हो जाता है तो उसे याद रखना चाहिए कि समय की जो लाठी है उसमें बड़ा दम होता है। अगर आज जिंदगी क्लाइमेक्स पर जा रही है तो कल को बैथॉस में भी हो सकती है। सुख आवे नाचे नहीं, दुख आवे ना रोए, धूप सांव सी जिंदगी क्या हासे क्या रोए। बड़े प्यारे शब्द, बड़े प्यारे शब्द कि अगर सुख का क्लाइमेक्स है तो दुख का बैथॉस भी हो सकता है। इसीलिए वाक्य बना कि एवरी क्लाइमेक्स इज फॉलोड बाय बैथॉस। दो वाक्य हमने लिए। बैथॉस का मतलब निम्नतम बिंदु, ये अगर पहाड़ी है तो पहाड़ी का ये जो पॉइंट है ये बैथॉस है, और ये जो पॉइंट है ये क्लाइमेक्स है, राइट। ये पीक है, ये चोटी है। तीन वर्ड्स हमने किए। चौथे की तरफ चलते हैं और चौथा वर्ड है कैटेगरी। जो चौथा वर्ड है, सेंटेंस जरूर लिखा करो बेटा। सेशन में वर्ड्स तो आप दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, कोई दिक्कत नहीं, तब आप नोट कर लो। वर्ड्स बेशक छोड़ दो, पर जो सेंटेंस हैं, जैसे अ चाइल्ड फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू वॉक अ पेस, राइट। एवरी क्लाइमेक्स इज फॉलोड बाय बैथॉस। बैथॉस फॉलो करते हैं तो हमें घमंडी नहीं होना चाहिए। जब जिंदगी क्लाइमेक्स पर चल रही है बैथॉस भी आ सकते हैं।
चौथे में वर्ड आ गया कैटेगरी। आप जानते हैं कि भाई कैटेगरी, समाज की अलग अलग कैटेगरी है, कोई SC है, कोई BC है, कोई ST है, कोई जनरल है, राइट। वर्ग के आधार पर, जात के आधार पर, लिंग के आधार पर बहुत सारी कैटेगरीज बांटी जाती। तो कैटेगरीज का मतलब, कैटेगरी का मतलब होता है वर्ग, जिसको हम ग्रुप में कह देते हैं। भाई एक ग्रुप तोड़ दिया, एक क्लास है, एक सोर्ट है, एक टाइप है। ये टाइप और कलेक्शन अलग अलग है बेटा, टाइप है, कलेक्शन है, इसको अलग अलग कर लीजिएगा, हटा देते हैं। टाइप और कलेक्शन अलग अलग है, वर्ड हैं, राइट। सो टाइप है, कलेक्शन है, काइंड है। अंडर प्रिविलेज्ड पीपल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ BPL। BPL का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब जिनके पास जीवन की सामान्य सुविधाएं भी नहीं है। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? सुविधाएं, सुख सुविधाएं, उनको हम कहते हैं प्रिविलेज। तो अंडर प्रिविलेज्ड जो पीपल हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, वो किस वर्ग में गिरते हैं? BPL में। अंडर प्रिविलेज्ड पीपल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ BPL। बेटा इन वाक्यों को अगर आप समझने लगे तो न्यूज़पेपर समझ में आने लगेगा, क्योंकि अच्छे शब्द अच्छे वाक्यों का मिश्रण है। बेहतरीन तरीके से वाक्य जरूर लिखें कि अंडर प्रिविलेज्ड पीपल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ BPL, यानी कि जो अंडर प्रिविलेज्ड पीपल है, जिनको जीवन की भौतिक या मूलभूत सुविधाएं भी प्राप्त नहीं है, उनको अंडर प्रिविलेज्ड, या वो लोग जहां मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती, फॉल इन द कैटेगरी, यानी कि वो उस वर्ग में गिरते हैं जिसको क्या कहा जाता है? BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। ये कैटेगरी के लिए हमने सेंटेंस लिया। अंडर प्रिविलेज्ड, प्रिविलेज्ड माने सुविधा, अंडर माने कम, जिनके पास कम सुविधाएं हैं, जिनके पास भौतिक सुविधाएं भी नहीं हैं, ऐसे लोग कहलाते हैं क्या? BPL। वो BPL वर्ग में आते हैं, वो BPL कैटेगरी में आते हैं, जिसको सरकार तमाम सुविधाएं देती है। अलग अलग रंग के राशन कार्ड बने हुए हैं, उस राशन कार्ड के आधार पर उन्हें खाने पीने की खाद्य सामग्री या राशन जो भी मिलता है वो भिन्न है, क्योंकि कार्ड का रंग अलग अलग दे दिया गया। इसका मतलब एक अलग रंग का कार्ड है तो अलग कैटेगरी, एक अलग रंग का राशन कार्ड है तो अलग कैटेगरी, तो दैट इज कॉल्ड BPL। कंसोल, कंसोल का मतलब होता है चीयर अप, सूद। ये चीयर अप और सूद बेटा अलग अलग वर्ड्स हैं दोनों। कंफर्ट, काम, रिलीफ। डिप्रेस और सैडन, सैड कर देना, उदास बना देना, सैडन होता है, बहुत अच्छा शब्द है। जैसे अगर किसी के साथ कोई कुछ गलत हो जाता है, कोई अनहोनी हो जाती है, तो सारे के सारे रिलेटिव जाते हैं उस परिवार को कंसोल करने के लिए। कंसोल का मतलब सांत्वना देना। हिंदी में लिखना चाहो तो आप सही सही शब्द लिख सकते हो, सांत्वना देना, किसी को ढांढस बंधाना, किसी को शांत करना, वो कंसोल होता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि आपके दोस्त ने बड़ी मेहनत करके कोई एग्जाम दिया, 1 साल की तैयारी के बाद एग्जाम दिया, मान ली एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, तो आप उसे क्या करोगे? क्या डिप्रेस करोगे, सैडन करोगे? कहते नहीं सर, ना डिप्रेस करेंगे ना सैडन करेंगे, हम उसे क्या करेंगे? कंसोल करेंगे, सांत्वना देंगे, राइट। स्टेटमेंट लेंगे, वी ट्राइड टू कंसोल, हमने शांत करने की कोशिश की, द हार्पलेस फैमिली ऑफ द डिजीज्ड। और इसमें एक वर्ड आ रहा है सीज, एक ऐसा व्यक्ति, द वन हु सीजेस टू एग्जिस्ट, जो अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हम कहते हैं डिसीज्ड, यानी कि अब वो सीज हो चुका है, अब उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। वी ट्राइड टू कंसोल द हार्पलेस फैमिली। हार्पलेस का मतलब होता है बेटा अनफॉर्चुनेट, अभागा। जो अभागा परिवार था, हमने उसे कंसोल करने की कोशिश की। वो परिवार अभागा क्यों है? क्योंकि डिसीज्ड का मतलब होता है मरा हुआ। जो भी व्यक्ति मरा हुआ है, जो डाइड पर्सन है, द पर्सन हु इज नो मोर, उसे कहा जाता है डिसीज्ड, यानी कि अब वो सीज टू एग्जिस्ट है, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो डिसीज्ड का मतलब है मरा हुआ। तो हमने कोशिश की कि जो मरा हुआ व्यक्ति है, उसकी अभागी फैमिली को हम कंसोल करें, किसी तरीके से सांत्वना दें, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो उनके लिए मदद साबित हो सकें, क्योंकि समय ने जो उनके साथ किया है उसमें उन्हें डेफिनेटली ऐसे शब्द और ऐसे लोगों की जरूरत है जो उन्हें क्या कर सके? कंसोल कर सके। वी ट्राइड टू कंसोल द हार्पलेस फैमिली ऑफ द डिजीज्ड, यानी कि हमने कोशिश की कि जो हार्पलेस फैमिली है, जो हार्पलेस फैमिली है, अभागा जो परिवार है, उसको शांत किया जा सके, उसके डिप्रेशन को कम किया जा सके, उसको कंसोल किया जा सके। 5 वर्ड्स हमने किए। लेट्स मूव टू द 6th वन। और छठा वर्ड है कंडोन। ये बड़ा अच्छा शब्द है, इसका मतलब माफ कर देना, बड़ा प्यारा शब्द है। उच्चारण है कंडोन। कंडोन का मतलब होता है एग्जैक्टली ये, फॉरगिव।
माफ कर देना। और इसका उल्टा एग्जैक्ट होता है पिनलाइज। पिनल का मतलब होता है पनिशमेंट, देना किसी को। पिनलाइज का मतलब किसी को पनिशमेंट देना, राइट। पिनल का मतलब अ पर्सन हु डिजर्व्स टू बी पनिश्ड, राइट। हेलो, या सो कंडोन का मतलब ओवरलुक, एक्सक्यूज, पार्डन, फॉरगिव, इग्नोर। पीनल और पनिश का मतलब है सजा देना। तो एजिटेशन, अब देखिए स्टेटमेंट, वाक्य लेते हैं। एजिटेशन एंड आर्जन फॉर पर्सनल गेन्स। एजिटेशन का मतलब उग्र हो जाना, एजिटेशन का मतलब उग्रता का सहारा लेना, तोड़फोड़ का सहारा लेना, ये एजिटेशन है, राइट। एजिटेशन माने प्रोटेस्ट और विरोध। आर्जन का मतलब चीजों को फूंक देना, आग लगाना, आर्जन होता है। आगजनी, आग लगाना किसी चीज में, जैसे गाड़ियों में, घरों में, जैसे ट्रेन खड़ी है तो ट्रेन्स में। एजिटेशन एंड आर्जन फॉर पर्सनल गेन्स, पर्सनल फायदे के लिए। पर्सनल फायदा एक तो होता है समूल लोगों का, सारे लोगों का फायदा हो, पर पर्सनल फायदे के लिए विद्रोह भड़काना, पर्सनल फायदे के लिए चीजों में आगजनी करना, या आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि पर्सनल चीज अचीव करने के लिए नेशनल एसेट्स को फूंक दिया जाता है। तो एजिटेशन एंड आर्जन फॉर पर्सनल गेन्स कांट बी कंडोन्ड, उसे माफ नहीं किया जा सकता। एजिटेशन एंड आर्जन फॉर पर्सनल गेन्स यानी कि पर्सनल प्रॉफिट के लिए विद्रोह और आगजनी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, को माफ नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी फॉरगिवन, वो अक्षम्य है, उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। अगला वर्ड ड्रैब है। ड्रैब ऐसी कोई चीज जो इंटरेस्टिंग ना हो, नॉट इंटरेस्टिंग, दैट इज कॉल्ड ड्रैब। तो ड्रैब का मतलब ऐसी कोई भी चीज जो इंटरेस्टिंग ना हो, समथिंग विच इज नॉट इंटरेस्टिंग, दैट इज कॉल्ड ड्रैब। डल, प्लेन, डिंजी। डिंजी बहुत अच्छा शब्द है। अगर कोई शर्ट डिंजी कलर की है तो मतलब लोग उसे नहीं खरीदते। वाई? बिकॉज इट इज नॉट इंटरेस्टिंग, इट इज नॉट अट्रैक्टिव, राइट। ये अट्रैक्टिव नहीं है। ब्राउन एंड ग्रे को भी ये माना जाता है कि इट इज नॉट अट्रैक्टिव। कलरलेस मतलब एक तरीके से कोई डेफिनेट कलर उभर के नहीं आ रहा है, राइट। तो इसका सीधा सीधा एग्जैक्टली ड्रैब का मतलब ये होता है बेटा। अगर किसी चीज को ड्रैब कहा जा रहा है तो इसका मतलब इट इज नॉट इंटरेस्टिंग। अब वो देखने में, सुनने में या कैसे इंटरेस्ट नहीं कर पा रही है वो एक अलग बात है, पर ड्रैब का एग्जैक्ट मतलब होता है जो इंटरेस्टिंग ना हो। और उल्टा देखो इसका ब्राइट और अपीलिंग। अपीलिंग का मतलब क्या होता है? जो चीज अट्रैक्ट करती है, समथिंग दैट इंटरेस्ट और अट्रैक्ट्स, राइट। अपीलिंग का मतलब है कोई भी चीज अट्रैक्ट करती है। जैसे लोग अपने घरों पर तरीके तरीके का डिजाइन बना लेते हैं ताकि कोई भी लोग वहां से गुजरे तो उनके घर पर उनकी नजर पड़े। डिजाइन इसलिए बनवाया गया ताकि वो घर कैसा हो जाए? अपीलिंग हो जाए। वो नहीं चाहते कि उनका घर कैसा रह जाए? ड्रैब रह जाए, राइट। जरा स्टेटमेंट लेते हैं। द ड्रैब कलर ऑफ दिस सम्पशियस कार। सम्पशियस का मतलब महंगा होता है बेटा। पढ़ा क्या जाएगा? सम्पशियस का मतलब कॉस्टली है, कॉस्टली, COSTLY, कॉस्टली, महंगी कार। कार बहुत महंगी, कलर उतना अच्छा नहीं, तो महंगी कार। द ड्रैब कलर ऑफ द सम्पशियस कार makes it ordinary. The drab color of the sumptuous car makes it ordinary. इस कार का जो अनइंटरेस्टिंग या नॉट इंटरेस्टिंग कलर है वो इसको क्या बनाता है? ऑर्डिनरी बनाता है। मतलब इट डज नॉट गिव इट गुड वैल्यू, ऑर्डिनरी बना रहा है। तो ड्रैब का मतलब नॉट इंटरेस्टिंग। डल, डिंजी, बहुत अच्छा शब्द है डिंजी, बहुत अच्छा शब्द है ड्रैब, राइट। और इसमें अपीलिंग बहुत अच्छा शब्द है। बाकी सब इतने अच्छे नहीं, मतलब बाकी सब कॉमन शब्द हैं, बट ड्रैब, डिंजी और अपीलिंग। तो द ड्रैब कलर ऑफ दिस सम्पशियस कार मेक्स इट ऑर्डिनरी। अगले सेंटेंस पर चलते हैं बेटा, अगले वर्ड पर चलते हैं। एग्जाम्पलीफाई यानी कि उदाहरण पेश करना, खुद उदाहरण बनना। अगर कोई चीज लिखने से रह जाती है तो दोबारा देख लें सेशन को, कोई दिक्कत नहीं है, बैक करके देख लें। एग्जाम्पलीफाई का मतलब कोई चीज एग्जाम्पल बनाना या दिखाना या उदाहरण पेश करना। किसी चीज का उदाहरण पेश करना या उदाहरण बनना या दिखाना किसी को कोई चीज। जैसे भगत सिंह एग्जाम्पलीफाइड पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति का एग्जाम्पल
या देशभक्ति लोगों को कैसे होनी चाहिए वो दिखाया। तो उदाहरण पेश करना, टू शो द एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड एग्जाम्पलीफाई, उदाहरण पेश करना। डेमोन्स्ट्रेट, डिस्प्ले, दिखाना, पेश करना, उदाहरण पेश करना, ये लिखा हुआ है, आप भी लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। उदाहरण पेश करना, एग्जिबिट माने दिखाना, इलस्ट्रेट माने दिखाना या व्याख्या करना, शो माने भी दिखाना। कंसील और हाइड का मतलब कोई चीज छिपाना, ना कि दिखाना, छिपाना। तो एग्जाम्पलीफाई का मतलब है किसी चीज को लोगों के सामने उदाहरण बनाकर पेश करना, दिखाना, अच्छे से व्याख्या करना उस चीज का। जैसे द करंट सुसाइड्स ऑफ स्टूडेंट्स perfectly exemplify that the modern students are not tensile but brittle by hurt। जो अभी सुसाइड्स हुई, अभी हाल फिलहाल में जो बच्चों ने बहुत बड़ी संख्या में जो सुसाइड की, करंट सुसाइड्स ऑफ स्टूडेंट्स परफेक्टली एग्जाम्प्लीफाई, यानी कि परफेक्टली शोज, यानी कि वो दिखाता है। जो अभी अभी स्टूडेंट्स की सुसाइड्स हुई है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाता है कि स्टूडेंट्स, जो मॉडर्न स्टूडेंट्स हैं, आर नॉट टेंसिल। टेंसिल का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग, जो एडजस्ट कर सके। टेंसिल का मतलब एडजस्टेबल, फ्लेक्सिबल। दे आर नॉट टेंसिल बट ब्रिटल बाय हर्ट, यानी कि उनका जो मन है, ब्रिटल का मतलब होता है इजिली ब्रेकेबल, जो आसानी से टूट जाए, आसानी से टूटने वाला, आसानी से टूटने वाला, जो आसानी से टूटने वाला हो उसको ब्रिटल कहते हैं बेटा। द करंट सुसाइड्स ऑफ स्टूडेंट्स परफेक्टली एग्जाम्प्लीफाई दैट द मॉडर्न स्टूडेंट्स आर नॉट टेंसिल बट ब्रिटल बाय हर्ट। जो अभी सुसाइड्स हुई, अभी करीबन 65 के आसपास छात्रों ने जो सुसाइड की, सरकार से की एक स्कीम से नाराज होके, तो ये दिखाता है कि जो मॉडर्न स्टूडेंट्स हैं, दे आर not tensile, they are not able to adjust, but they are brittle by hurt। और वो उस चीज के लिए सुसाइड कर रहे हैं जो 10 साल बाद मैटर नहीं करेगी। जिस जॉब के लिए बच्चों ने सुसाइड कर लिया, अगर वो लग जाती तो लोग जॉब लगने के 15-20 साल बाद तो ये कहते हैं कि यार पता नहीं जॉब छूटेगी कब हम अपनी जिंदगी जी पाएंगे अपने तरीके से। अब तो सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक हम बंधे हुए हैं, हमें जॉब करनी है। मतलब जो 10-12 साल बाद मायने नहीं रखेगी उस चीज के लिए सुसाइड करना। इट शोज दैट यू आर ब्रिटल बाय हर्ट, यू आर नॉट टेंसिल, यू आर नॉट फ्लेक्सिबल, बट यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल बेटा। अपने आप को स्ट्रांगली, शिक्षा की यात्रा में आप हो तो अशिक्षा की कोई बात आपके मन में नहीं आनी चाहिए। तो करंट सुसाइड्स ये दिखाती है कि जो स्टूडेंट हैं, मॉडर्न स्टूडेंट्स हैं, वो टेंसिल हैं, टेंसिल ना होकर वो ब्रिटल हैं। ब्रिटल माने जो आसानी से टूट जाते हैं, इजिली ब्रेकेबल है बाय हर्ट। अगले वर्ड पर चलते हैं। इम्पेंडिंग का मतलब है जो चीज अभी होने ही वाली है, समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून। जैसे एग्जाम सर पर है तो हम कहते हैं योर एग्जाम्स आर इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब जो सर पर है कोई चीज, दैट इज कॉल्ड इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब इमिनेंट, लूमिंग, कमिंग। कमिंग ये अच्छा शब्द है, जो भी आ रहे हैं, योर एग्जाम्स आर कमिंग। तो कमिंग को हम क्या कह सकते हैं? योर एग्जाम्स आर इम्पेंडिंग, जो सर पर है, बहुत नजदीक है। अप्रोचिंग भी बड़ा अच्छा शब्द है, बिल्कुल एग्जैक्टली सही बताता है। इमिनेंट अच्छी वकैब, लूमिंग अच्छी वकैब, जो धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, राइट। समथिंग दैट इज गोइंग टू बी इन फ्यूचर। इन फ्यूचर कोई भी चीज है तो उसे इम्पेंडिंग कहते हैं, राइट। और डिस्टेंट और फार ऑफ, कहते हैं यार अभी तो एग्जाम बहुत दूर है तो इसका मतलब डिस्टेंट है। जैसे आज आपका पहला दिन है क्लास में, 1 साल बाद एग्जाम है तो वो डिस्टेंट है, फार ऑफ है। पर अगर 1 महीने बाद एग्जाम होने वाला है तो वो इम्पेंडिंग है, इमिनेंट है, लूमिंग है, राइट। वो अप्रोचिंग है और इन फ्यूचर होने वाले हैं। वाक्य बड़ा गजब का, आई कांट वेस्ट इवन अ सेकेंड। इस वाक्य को बोलने वाला कहता है कि मैं 1 सेकेंड भी बर्बाद नहीं कर सकता, बिकॉज माई एग्जाम्स आर इम्पेंडिंग। आई कांट वेस्ट इवन अ सेकेंड बिकॉज माई एग्जाम्स आर इम्पेंडिंग। मैं 1 सेकेंड भी बर्बाद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे जो एग्जाम्स हैं वो इम्पेंडिंग है, मतलब होने ही वाले हैं। दैट इज कॉल्ड इम्पेंडिंग बेटा। आई कांट वेस्ट इवन अ सेकेंड बिकॉज माई एग्जाम्स आर इम्पेंडिंग। अगला वर्ड है इनहेरेंट। इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब जो चीज मन में है, राइट। जो चीज पहले से ही निहित है, जो व्यक्ति के मन में पहले से ही बैठी हुई है, यानी कि जन्म से पहले भी इनहेरेंट होता है। कोई चीज अंतर्निहित होती है पहले से ही। अगर किसी चीज में कोई चीज है वो इनहेरेंट है। जैसे आजादी मिलते ही खुशी, तो जो खुशी है वो आजादी में इनहेरेंट है। आजादी मिलते ही व्यक्ति को खुशी होती है, बंधन में व्यक्ति को दुख होता है। तो इनहेरेंट का मतलब जो जन्म से ही जन्मजात हो
व्यक्ति के अंदर हो या उसमें निहित हो, उसे इनहेरेंट कहते हैं। इनबॉर्न यानी कि पैदाइशी ही उसके अंदर हो। इंट्रिंसिक मतलब उसमें अंदर ही शामिल हो। नेचुरल मतलब पहले से ही नेचर ने उसे गिफ्ट किया। जैसे सांस लेने की, जो कोई सांस लेना सिखाता थोड़ी है, वो आपका इनहेरेंट क्वालिटी है। सांस लेना आर्टिफिशियल नहीं है, बच्चा पैदा होते ही सांस लेने लग जाता है, तो वो कैसा है? क्या वो आर्टिफिशियल है, सीखा हुआ है, या फिर इनहेरेंट है? इनहेरेंट है, इनबॉर्न है, इंट्रिंसिक है, नेचुरल है। इननेट का भी मतलब जन्मजात होता है, इन सब का मतलब वही है, जन्म से ही अगर कोई चीज़ आपके पास है, और जन्मजात जो भी चीज़ आपके पास है वो कैसी है? नेचुरल है। ये बहुत अच्छा शब्द है, कॉग्निटल। और कॉग्निटल का मतलब होता है कोई चीज़ पहले से ही कॉग्निजेंस में आपके है, पहले से ही आपकी पहचान में है, पहले से ही आपके नेचर में है, उसको कॉग्निटल कहते हैं। बड़ा अच्छा शब्द है, ये भी अच्छा शब्द है, ये भी अच्छा शब्द है, और ये भी अच्छा शब्द है। द सर्च ऑफ हैप्पीनेस इज इनहेरेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग। व्हाट अ सेंटेंस, कितनी गजब की बात है। जो खुशी की तलाश है वो हर एक व्यक्ति के अंदर पहले से ही निहित है। हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव को खुशी बड़ी अच्छी लगती है। द सर्च ऑफ हैप्पीनेस इज इनहेरेंट, यानी कि पहले से ही व्यक्ति के अंदर जन्मजात इच्छा होती है हर जीव की कि उसे खुशी मिले। द सर्च ऑफ हैप्पीनेस इज इनहेरेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग। हर एक व्यक्ति को सुख, आनंद और खुशी की अनुभूति उस व्यक्ति के अंदर इनहेरेंट होती है, राइट? वो सिखाई नहीं जाती। हर एक व्यक्ति को जिस चीज़ से खुशी मिलती है वो बार बार उसकी तरफ जाता है। द सर्च ऑफ हैप्पीनेस इज इनहेरेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग। चलिए एक बार सारे के सारे सेंटेंस रिवाइज करते हैं। पहला सेंटेंस हमारे सामने, मेरे साथ साथ बोलेंगे, जहां भी आप बैठे हैं मन मन में बोलेंगे, और तेज बोलेंगे। बोलना है तो बोल सकते हैं, तो जरूर बोलेंगे, बगैर बोले नहीं करेंगे अटेंड, राइट? देयर हैज बीन एनिमोसिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस पार्टीशन। क्या ये वाक्य समझ में आया? सोचो, अगर वाक्य समझ में आ रहा है इसका मतलब इंग्लिश समझ में आ रही है बेटा। देयर हैज बीन एनिमोसिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस पार्टीशन। अगले वाक्य को लो, अपेस। अ चाइल्ड फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू वॉक अपेस। अ चाइल्ड, फाइंड्स करवा दिया था मैंने वहां पे, फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू वॉक अपेस। बेथोस का मतलब लोएस्ट पॉइंट। एवरी क्लाइमैक्स इज फॉलोड बाय बेथोस। ऐसा कोई क्लाइमैक्स नहीं, ऐसा कोई शिखर नहीं जिसके आसपास खाई ना हो। एवरी क्लाइमैक्स इज followed by बेथोस। underprivileged people fall in the category of BPL। underprivileged people fall in the category के लिए हमने ये सेंटेंस लिया, कैटेगरी ऑफ BPL। underprivileged people BPL की कैटेगरी में गिरते हैं। कंसोल, we tried to console the hapless। hapless का मतलब अभागा होता है। we tried to console the hapless family of the deceased। मरे हुए व्यक्ति की जो अभागी फैमिली थी उसे कंसोल करने की कोशिश की। नेक्स्ट, ड्रैब, कंडोन। एजिटेशन एंड आर्जन, विरोध प्रदर्शन, उग्रवाद और आगजनी फॉर पर्सनल गेन्स कांट बी कंडोन्ड। इसे माफ नहीं किया जा सकता। द ड्रैब कलर ऑफ दिस सम्शियस कार, महंगी कार, मेक्स इट ऑर्डिनरी। द ड्रैब कलर ऑफ दिस सम्शियस कार मेक्स इट ऑर्डिनरी, इसको ऑर्डिनरी बना देता है। एग्जाम्पलीफाई, द करंट suicides of students perfectly exemplify that the modern students are not tensile but brittle by heart। perfectly exemplify करते हैं कि वो brittle हैं इमोशन से। next is impending, I can't waste even a second because my exams are impending। सर पर हैं। inherent, the search of happiness is inherent in every human being। हर एक ह्यूमन बीइंग में जो सर्च ऑफ हैप्पीनेस है वो कैसी है? वो इनहेरेंट है। वेल, चलिए आगे चलते हैं। ये वर्ड्स हमने किए, अब टेस्ट पर चलते हैं। लेट्स मूव टू टेस्ट, राइट? टेस्ट सॉल्व करके देखेंगे 1 से लेके 4 तक। लेट्स डू इट। शाबाश, देखें क्या है। ओ बेटा, आई होप ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद लाइट चली गई है, ड्यू टू दैट इट गॉट ऑफ। सो कोई बात नहीं, टेस्ट बेटा मैं डाल दूंगा इसका, और अगली क्लास का एक साथ टेस्ट डाल देंगे। आज के लिए वर्ड्स ही कर लेते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट? डोंट बी डिजेक्टेड बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। अगर लाइट चली गई है सो दिस थिंग कैन नॉट बी अवॉइडेड। और स्मार्ट बोर्ड है ये बेटा, इन्वर्टर पे चलता नहीं है बिकॉज इट टेक्स हैवी लोड। तो खैर वर्ड्स कर लीजिए। टेस्ट में आपको अगले सेशन में इसके और अगले के एक साथ करा दूंगा, राइट? सो एंड आई होप जब आसान ना हो हालात को बदल पाना,
तो अच्छा उनके साथ बहते चले जाना। अगर लाइट चली भी गई है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, मन में कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी वर्ड्स हुए कम से कम उनकी जिम्मेदारी लें। अगली बार उन वर्ड्स को एक साथ हम ले लेंगे या फिर टेस्ट सेशन बीच में कभी भी ले लेंगे। सो थैंक्स लॉट फॉर बीइंग विद मी। लगातार ये सेशन आपके बीच में आते रहेंगे। आप कितनी डेडिकेशन से इनको सीख रहे हो, कितना रिवाइज कर रहे हो, ये सब आपके हाथ में बेटा। थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर बीइंग विद मी। और लाइट का चला जाना इट्स क्वाइट अनसर्टन, कोई बात नहीं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, थैंक्स लॉट। बाय द टाइम स्टे क्रिएटिव, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड और लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। थैंक यू, थैंक्स लॉट, टेक केयर।